कैसे हो भाई? आज मैं आपके लिए आया हूँ कुछ बहुत स्पेशल। आज बात करेंगे फिक्स एंगल नाइफ शार्पनर्स के बारे में। तो एक्स-आर ने हमें भेजा उनका जेन 3 फिक्स एंगल नाइफ शार्पनर। बिग थैंक यू। तो एक्स-आर ने हमें भेजा उनका जेन 3 फिक्स एंगल नाइफ शार्पनर। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो आज तक आपने बस एक छोटी-सी पथरी का यूज़ किया होगा जो 100-150 की आ जाती है। अब ये अफोर्डेबल तो है, बस इसके बहुत इश्यू है, इसमें पानी लगता है, प्रॉपर एंगल नहीं बनता, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिक्स एंगल नाइफ शार्पनर्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बेहतरीन, बहुत ही प्रोफेशनल इक्विपमेंट है। आप अपने हिसाब से इसमें एंगल सेट कर सकते हैं, अलग-अलग एंगल्स पे चाकू को तेज कर सकते हैं। पॉकेट नाइफ, कैंपिंग नाइफ, किचन नाइफ सबके लिए ये बेस्ट है। अब बेसिकली छोटे में इसको एक्सप्लेन करना तो इससे जो धार बनती है ना वो फैक्ट्री से भी नहीं आती है। सो ज्यादा टाइम ना लेते हुए आइए देखते हैं कि ये क्या है और इसे कैसे यूज करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, काफी लंबी है तो मैं फास्ट फॉरवर्ड करके चला रहा हूँ। ये मैनुअल है कुछ फॉर्म, ये मैनुअल, ये एंगल आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये इसका गिम्बल ये अलग से रखा हुआ है। सिस्टम को निकाल लेते हैं और ठीक है, कुछ डैमेज नहीं हुआ है ट्रांजिट में। इसको सेटअप को खोल लेते हैं, इसमें हमें क्या क्या मिल जाता है देखिए। ऊपर तो ये रोड है और फिर ये 2 क्लैंप है। अब इस क्लैंप के साथ स्क्रू नहीं आया था, ठीक है, वो आगे डिस्कस करेंगे। स्क्रू मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिला। ये एक्स्ट्रा स्क्रूज हैं इसके स्पेयर्स, बट ये क्लैंप के साथ, एक क्लैंप के साथ स्क्रू नहीं आया। ये स्टोन्स और ये उसकी होल्डिंग रोड। सो मैंने पूरा पैकेज अच्छे से देख लिया। स्क्रू नहीं मिला तो मैंने फिर एक्स-आर को कांटेक्ट करा और उन्होंने मेरे को स्क्रूज भेज दिए हैं। तो 15-20 दिन लगे, बट कस्टमर सर्विस अच्छी है, स्क्रूज मिल गए हैं। ओके, तो फाइनली शार्पनिंग सिस्टम रेडी हो गया। बारी-बारी इसको देख लेते हैं। इस नाइफ में हम टेस्टिंग करेंगे। स्टैनली का आपको नाइफ पता है। तो सबसे पहले ये हमारे को शार्पनिंग प्लेट्स मिल जाती हैं। ये डायमंड कोटेड शार्पनिंग प्लेट्स हैं, हमारे को 3 मिल जाती हैं। ये 320 ग्रेड, ये रफनिंग के लिए, फिर 800 ग्रेड, फिर ये फिनिशिंग के लिए 2000 ग्रेड। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये एल्यूमिनियम बैग्ड है, मेटल बैग्ड है। तो ये प्लास्टिक की जो सस्ती आती है ना, उसकी तरह फ्लेक्स नहीं होती है। प्लास्टिक की बैकिंग होती है तो उसमें फ्लेक्स होती है, हल्का-फुल्का आपका एंगल चेंज हो जाता है। बट प्रीमियम है, हम एक फ्लैगशिप का रिव्यू कर रहे हैं और इसके साथ एल्यूमिनियम बैक प्लेट्स आती है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद आ जाती है ये इसकी गाइडिंग रोड है। गाइडिंग रोड मुझे काफ़ी हाई क्वालिटी लगी। इसमें रस्ट जंग तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि बेसिकली जब तक स्क्रूज आ रहा था 15-30 दिन इसकी वैसे ही टेस्टिंग चली है और मैंने कुछ भी ऑयल वगैरह कुछ नहीं लगाया। हल्का सा सिलिकॉन ग्रीस यहाँ गास्केट में लगा रखा है, बट इस पे रस्ट वगैरह नहीं लगी एंड आई थिंक लॉन्ग टर्म में भी इस पे नहीं लगनी चाहिए। ये स्टोन होल्डर है। स्टोन होल्डर की सबसे अच्छी बात, सबसे पहले तो हाई क्वालिटी मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सिर्फ ये इसका पार्ट और ये पार्ट प्लास्टिक का है, बाकी ये एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम है, स्टील के स्क्रूज हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो है ना, ये कुछ मतलब अलग शेप है। तो जो आपका स्टोन है, एक बार स्टोन लगने के बाद ये इसका एंगल चेंज नहीं होता है। कई उसमें क्या होता है कि गोल रोड दे देते हैं तो उसमें एंगल चेंज होता रहता है और इसमें ये स्टोन ऐसे लग जाते हैं। आप इसको ये सिरा इधर फँसाइए और फिर इसको ऐसे पीछे खींच के ऐसे लोड कर दीजिए। तो देखिए ये गोल नहीं है, ये फिक्स शेप है तो आपका स्टोन नहीं हिलता है। एक बार लग गया है तो वो फिक्स रहता है। उसके बाद ये लगाने के बाद आपको इसको थंब स्क्रू से ऐसे कसना होता है। ये आपका स्टोन होल्डर हो गया, ये स्प्रिंग है, टेंशन बना के रखता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। ये गाइडिंग रोड स्टील की है और ये एल्यूमीनियम का है, तो टाइम के साथ देखते हैं। अगर इसके थ्रेड्स लूज़ नहीं होने चाहिए, बट यहाँ का जो पार्ट है जहाँ पे हम कसते हैं ये थोड़ा स्टील का, ये थोड़ा और मजबूती वाला होना चाहिए था। तो इस पे आ जाते हैं, ये अपना मेन सिस्टम है। तो पूरा एल्यूमीनियम का बिल्ड है, काफ़ी अच्छा खासा वज़न है, इसमें स्टेबिलिटी होनी चाहिए। बाकी आगे देखते हैं शार्पनिंग में ये कितना स्टेबल रहेगा, बट बेसिक इंट्रोडक्शन देख देता हूँ। एक ये आपके होल्डिंग होल्डिंग के लिए प्रोंग्स आप कह सकते हैं क्या, बट इसमें आपका नाइफ पकड़ के रहता है। ये आपके सेट स्क्रूज हैं, आप इसको खोल के इसमें अपना नाइफ लगाते हैं, फिर सेट कर लेते हैं। यहाँ पे एडजस्टमेंट स्क्रूज हैं, नाइफ की चौड़ाई के हिसाब से आप इसको खोल के चौड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर बहुत छोटे मल्टी टूल है जैसे विक्टोरिनॉक्स के इतने 53 mm 58 mm, तो आप इनमें से एक को हटा के सिर्फ एक होल्डर पे भी शार्पनिंग कर सकते हैं। जी, होल्डर्स हैं तो बेसिक जो स्टैंडर्ड स्क्रूज मिलते हैं उसमें 5 mm तक का ब्लेड लग सकता है। ये देखिए इतना ये स्क्रू खाली रहता है। उसके बाद आपको 5 mm से ज़्यादा का ब्लेड लगाना है तो ये वाले स्क्रूज लगाने पड़ेंगे। तो ये लंबे वाले स्क्रूज लगा के आप एटलीस्ट मैं कहूँगा 6 mm तक का इसमें ब्लेड लगा सकते हो। लेकिन जो होल्डर है वो स्टैंडर्ड 5 mm तक के लिए बने हुए हैं। उससे मोटे लगाने के लिए आपको इनको ऐसे खींच के थोड़ा खोलना पड़ेगा। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप 5 mm तक के ही ब्लेड इसमें शार्प करो। उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये आपका रोटेशन आर्म है। जैसे आप एक साइड का शार्पनिंग करके फिर इसको खींच के ऐसे पलट दीजिए तो आपका दूसरी साइड का भी एज शार्पनिंग हो जाएगा। उसके ऊपर ये इसका जो गाइडिंग रोड है उसका होल्डर है, गिम्बल कहते हैं इसको, तो ये 360 डिग्री आपका पूरा चल जाता है।
ये देखिए पूरा 360 डिग्री आपका चल जाता है। ऐसे शार्पनिंग करिए, फिर इसको साइड में करिए, रोटेट करिए और फिर से फिर शार्पनिंग करिए। यहाँ पे एंगल एडजस्टमेंट के लिए आप पिनियन है मेन, बेसिकली आपका एंगल यहाँ से एडजस्ट होता है और फिर फाइन एडजस्टमेंट ऊपर से होती है। सो आपको इसको हल्का सा खोलना होता है, इसको पूरा नहीं खोलना है, बस इसको हल्का सा खोलना है कि आपका ये रोटेट हो पाए। और फिर ये देखिए इसको रोटेट करते हैं, अपना एंगल सेट करते हैं 12, 15, 20 डिग्री जो भी है। फिर यहाँ से ये पीछे वाला सेट स्क्रू हम खोल के इसको थोड़ा ऊपर नीचे करके हम अपना फाइन एंगल एडजस्ट कर लेते हैं, जो 0.5 डिग्री 0.2 डिग्री ऐसे एडजस्ट करना हो। तो ये बेसिकली इसका एडजस्टमेंट सिस्टम है। नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे 4 स्क्रूज हमें मिले हैं, क्योंकि आई गेस अभी हम यूज़ करके देखेंगे ये काफ़ी हिलता होगा, तो ये टेबल पर स्टेबल करने के लिए 4 स्क्रूज हमें दिए हुए हैं, ताकि हम उस पे वुड स्क्रूज से अपने वर्कशॉप की टेबल वगैरह पे इसको लगा सकें। नीचे फिर भी अगर आपको बिना स्क्रूज के यूज़ करना है तो 4 ये फुट रबर्स दे रखे हैं ताकि स्लिप ना हो। ये 2 हमारे को स्क्रूज हैं जिससे ये पूरा का पूरा ऊपर का सिस्टम ये बेस प्लेट से जुड़ा हुआ है। जो क्वालिटी कहेंगे, मैं कहूँगा थोड़ा ट्रांसपोर्ट में थोड़ा फिनिशिंग का इश्यू रहा है आने जाने में, ये देखिए। तो पैकेजिंग डेफिनेटली इसकी इम्प्रूव हो सकती है। आपने अनबॉक्सिंग तो देखी ही है, थोड़े इस टाइप के पॉली बैग में ये सारा पैक होना चाहिए। अब मैं इसको पॉली बैग में ही पैक करके रखता हूँ, दूसरी किसी चीज़ के साथ एक बड़ा बैग आया था, बट फिनिशिंग के डेफिनेटली कुछ इश्यूज हैं। यहाँ पे देखिए एजेस में और इधर भी यहाँ पे थोड़ा एनोडाइजेशन का यहाँ पे हल्का सा इशू है ट्रांसपोर्ट में ये। तो फिनिशिंग के डेफिनेटली इश्यूज हैं, बट अच्छी बात ये है कि इसमें से कहीं भी कुछ भी पेंटेड नहीं है, ये सारा एनोडाइजेशन है। जितने भी मूविंग पार्ट्स हैं, मैं कहूँगा कि ये आउट ऑफ द बॉक्स हल्का सा थोड़ा रफ चलता है, क्योंकि लुब्रिकेशन कहीं भी नहीं था। तो मैंने यहाँ सिलिकॉन ग्रीस लगाया है गिम्बल में, फिर ये रोटेशन का जो मैकेनिज्म है यहाँ सिलिकॉन ग्रीस, पिनियन पे सिलिकॉन ग्रीस, ये जो गाइडिंग चैनल्स हैं यहाँ पे हर जगह जहाँ जहाँ मूवमेंट हो रही है ना, स्क्रूज में भी आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन ग्रीस लगाना है, ताकि वियर एंड टियर कम से कम हो। बेसिकली ये पूरा का पूरा सेटअप एल्यूमिनियम का बना हुआ है, एक्सेप्ट जो 5-10% पार्ट्स। तो एल्यूमिनियम में अगर आपका रेत वगैरह बहुत जल्दी होएगा या आप काफ़ी रफ यूज़ करेंगे तो उसमें वियर एंड टियर बहुत जल्दी होने के चांसेस हैं। सो मैं रिकमेंड करूँगा कि हर जगह जहाँ जहाँ मूविंग पार्ट हैं, स्क्रूज हैं, जो रैक एंड पिनियन, सब जगह आप थोड़ा थोड़ा सिलिकॉन ग्रीस लगाएं। टाइम टू टाइम मेंटेनेंस करें, धूल वगैरह ना जमने दें, अच्छे से इसको यूज़ करके एक बॉक्स में पैक करके रखें। तो इसमें काफ़ी सारे मूविंग पार्ट्स हैं, फिक्स डायमेंशन तो हमें नहीं मिलेगी, फिर भी एक रफ आइडिया ले लेते हैं। 7 इंच ऊंचाई, 8.5 इंच लंबाई, 6 इंच चौड़ाई। बेस प्लेट का साइज देख लेते हैं, 7 इंच चौड़ाई, 6.5 इंच गहराई। ग्राम खाली सिस्टम का वेट 1578 ग्राम, पूरी एसेसरीज के साथ वेट। मतलब ओवरऑल आपका 1.5 किलो के आसपास शार्पनिंग सिस्टम हो जाता है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन में मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा। अंडर 10,000 $100 के नीचे आपको एक फ्लैगशिप लेवल का फुली ऑटोमेटिक इसको कह सकते हैं, क्योंकि एंगल और फ्लिपिंग एडजस्टमेंट काफ़ी क्विक है। एक फिक्स एंगल नाइफ शार्पनर सिस्टम आपको देखने को मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, हाई क्वालिटी स्टोन्स हैं, और ओवरऑल अगर आप नाइफ इंथुसियास्ट हैं और आपके पास हाई क्वालिटी नाइफ है, पॉकेट नाइफ है, तो ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो सकती है। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन काफ़ी अच्छे हैं, आइए इसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। अब बात आ जाती है कि हम एक वीडियो में इन स्टोन्स की क्वालिटी कैसे चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो इन पर निशान लगा देते हैं। ये सेंटर का एरिया है, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होएगा, तो यहाँ पे एक एक निशान लगा देते हैं। अब माइक्रोस्कोप से हम इसमें देखेंगे कि अभी इनके डायमंड की क्वालिटी क्या है, और एक हैवी यूज़ हम अभी करेंगे, उसके बाद ये डायमंड की क्वालिटी क्या रहेगी। तो भाई ये क्लोजअप है, ये निशान हमने लगाया था, ये 320 का पत्थर है। आप टेक्सचर देख सकते हैं, टेक्सचर मोस्टली इवन है, लेकिन कहीं कहीं मेरे को हाई स्पॉट कुछ मोटे डायमंड देखने को मिल रहे हैं। फिर भी कोर स्टोन है, बेसिकली प्रोफाइलिंग में यूज़ करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक्सेप्टेबल है। आगे आ जाते हैं 800 का पत्थर, 800 का इवन है। इसमें भी ये देखिए, ये कहीं कहीं 1-2 मोटे मोटे डायमंड्स हैं। मैक्सिमम डिपोजिशन काफ़ी अच्छा है, बस इक्के दुक्के आ रहे हैं जो इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से एक्सेप्टेबल है। ये 2000 का स्टोन है, और एक्चुअली इसकी क्वालिटी पहले वालों से बेटर है। ये देखिए आप कितने इवन डायमंड्स है, कहीं भी हाइट स्पॉट्स नहीं दिख रहा है। जो ये छोटे छोटे 1-2 निशान है, ये रेत वगैरह के हैं, ये तो आपको कलर में अंतर से अलग से दिख जाएगा। बाकी मैक्सिमम ये पूरा इवन है, इसमें कहीं भी हाई स्पॉट्स मुझे तो देखने में नहीं मिल रहे हैं। तो चलिए अब जल्दी से इनकी टेस्टिंग कर लेते हैं। एक मिनट और नीचे जाओ, लाइक दबाओ, सब्सक्राइब दबाओ, बेल आइकन भी दबा दो। हो गया पक्का? चलो देख लो। ओके, तो ये बेसिकली हमारा सेटअप हो गया। ये छोटी सी टेबल मेरे पास रखी थी, इस पे ये काफ़ी अच्छे से नाइसली फिट आ जाता है। इधर स्टोन, और ये काफ़ी स्टेबल मुझे लग रहा है। बाकी शार्पनिंग में देखेंगे तो इस पे स्टेनली के नाइफ पे इस पे हम टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, अभी ये पूरा रेजर शार्प है।
तो हम जो हैवी टेस्टिंग कर रहे हैं, हम क्या करेंगे कि ये जो स्कैंडी ग्राइंड है ना, ये आप लाइनें देख रहे हैं, ये जो फैक्ट्री की लाइन होती है, हम इसको पूरा ग्राइंड करके इसको स्मूथ करेंगे, इसको मिरर एज देने की कोशिश करेंगे दोनों तरफ से। अभी के लिए ये पूरा रेज़र शार्प है, ये देखिए। ये देखिए, एक छोटा-सा हैक जो अभी हाथों-हाथ मैंने बनाया है, ये देखिए, इसका पिनियन आयरन का है, लोहे का, तो एक मैग्नेट लगा के इसकी एलन की जो कि रेगुलरली यूज़ होती है, हम इसी पे स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो ये अच्छे से कस दिया। अब आपको सेटअप ऐसे करना है कि जो आपका नाइफ है वो मोस्टली उसके सेंटर की सीध में रहे। अब 2 क्लैंप्स की ज़रूरत नहीं है, एक ही क्लैंप में हमारा होल्ड हो गया तो इसको हटा देते हैं। ये क्लैंप्स और स्क्रू आपके सबसे ज़्यादा यूज़ होंगे तो इन पे सिलिकॉन ग्रीस लगा के अच्छे से रखना। सबसे पहले 320 का स्टोन ले लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे लगता है। स्टोन को पीछे वाली तरफ लगा के ऐसे। फिर इसको सीधा कर दीजिए। इधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा, इधर से भी सीधा। स्क्रूज़ को कस देंगे। तो बेसिक सेटअप हमारा रेडी है। अब हमें इसमें एंगल सेट करना है। तो एंगल सेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है एंगल मीटर के साथ, एक होता है बिना एंगल मीटर के। अब एंगल मीटर मैंने सर्च करा था, वो 1500 2000 तक का आता है एंड आई डोंट थिंक मोस्टली लोग उस पे इन्वेस्ट करेंगे। आप एक 10,000 की चीज़ ले रहे हैं तो उसमें अलग से और खर्चा करना मेरे को नहीं लगता यहाँ पे फ़ीज़िबल है, तो मैं आपको पहला मेथड आज सिखाऊँगा। एंगल मीटर वाला मेथड किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले मेथड में आपको क्या करना है, आपका जितना एज जहाँ पे आपको ग्राइंडिंग करनी होती है उसको मार्कर से कलर कर देना है। आप परमानेंट मार्कर या व्हाइट बोर्ड मार्कर कोई भी मार्कर ले सकते हैं। बस आपका एज अच्छे से कवर होना चाहिए। बेसिकली ये स्कैंडी ग्राइंड है और हम हैवी टेस्ट कर रहे हैं, पूरा स्कैंडी ग्राइंड को ग्राइंड करेंगे तो हम इसको पूरे को कलर कर रहे हैं। अगर आपको सिर्फ एज नॉर्मल धार लगानी होती है तो आप सिर्फ किनारे का 1 या 2 mm कलर करते हैं। अब आपको अंदाजे से अपना एंगल करके एक पास देना है, ऐसे सीध में एक पास देना है। ये देखिए, अब ये कहाँ से घिसा है? ये किनारे से घिसा है, यहाँ पीछे तक स्टोन नहीं पहुँच रहा है, मतलब हमें एंगल थोड़ा-सा बढ़ाना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा। ठीक है, अब दोबारा हम एक पास देते हैं। अब ये देखिए, ये ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पर नहीं पहुँच रहा है, तो हमारा जहाँ पे था उसके और इसके बीच में, हम बीच में कहीं इसको सेट करेंगे थोड़ा-सा। हल्का-सा और। ये देखिए, अब ये पूरे एज पे आने लग गया है, धीरे-धीरे पूरे एज पे आने लग गया। जब आपका एक पास में पूरे एज पे आने लग जाए, वो आपका नाइफ का परफेक्ट एंगल होगा। ये देखिए, इस पास में आपने देखा कि ये पूरे एज पे एक ही पास में गया है, तो ये आपका नाइफ का एंगल है। इसके लिए आपको किसी नाइफ मीटर एंगल मीटर की ज़रूरत नहीं है। आपका बेसिकली आप एक हाई क्वालिटी नाइफ खरीदते हैं तो उनके एंगल पहले से अच्छे बने आते हैं, तो उसमें आप ऐसे मार्कर वाला मेथड करके एंगल निकाल सकते हैं। अब देखिए, यही कांस्टेंट एंगल जो यहाँ पे है, यही एंगल आपको यहाँ मिल रहा है। अब ये थोड़ा वोबल करता है, इसका स्टेबिलिटी का देखेंगे। अब हम इसमें पूरे में पास करेंगे और जो इसकी लाइनें थी, वो उनको गायब करने की कोशिश करेंगे। सो टाइम टू टाइम क्या करना है, जैसे ये पूरा खत्म हो गया है, अब इस पे दोबारा से, क्योंकि हमें एंगल का नहीं पता, यहाँ पे थोड़ा ये इसका एंगल डिफरेंट आ रहा है, तो उसको हम चेक कैसे करेंगे कि हमारा नाइफ का एंगल खराब है, क्योंकि बेसिकली यहाँ कर्व पर कई बार हो जाता है। फैक्ट्रियों में इतने एक्यूरेट नहीं होते हैं, वो बेसिकली एक पहिए पे ग्राइंड करते हैं पूरे चाकू को, तो हम यहाँ पे इसको फिर से चेक कर लेंगे और मेक श्योर कि आपके स्क्रूज वगैरह सब टाइट हों। देखिए, इसमें अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस होती है कि आप
ऐसे पुल अपनी तरफ कर रहे हैं, एज के अगेंस्ट कर रहे हैं या ऐसे कर रहे हैं। मैं प्रेफ़र करता हूँ कि ऐसे इस मूवमेंट में चलें। इस मूवमेंट में चलने का क्या फ़ायदा होता है कि जो आपका डायमंड है वो अच्छे से वो ग्राइंड कर रहा है उसको। लेकिन आप इस मूवमेंट में चलेंगे, अगर आप ऐसे चलेंगे, अगर मैं ऐसे करता हूँ, जो ब्लेड है वो इसमें फँसने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा फँसेगा। तो मेरे हिसाब से अब ये नाइफ़ कम्युनिटी में सबकी अपनी-अपनी प्रेफ़रेंस है, सबके अपने-अपने विचार हैं और किसी को लगता है कि ऐसे चलना बढ़िया है, किसी को लगता है ऐसे चलना बढ़िया है। मेरी प्रेफ़रेंस के हिसाब से मैं ऐसे मूवमेंट करता हूँ, ऐसे वाली मूवमेंट, क्योंकि उसमें जो आपका नाइफ़ का एज होता है वो उसमें फँसने का रिस्क नहीं होता है। अब 180 डिग्री गिम्बल का ये फ़ायदा है कि इसको साइड में कर दिया है, अब हम इसको फ्लिप करेंगे। इसमें यहाँ पकड़ने के लिए कुछ होना चाहिए, क्योंकि देखिए मैं फ्लिप कर रहा हूँ तो मुझे डर लग रहा है कि ये अपने से ऐसे ना भाग जाए और ये काफ़ी हेवी है, मतलब 200-250 ग्राम तो होगा। अगर ये अपने से ऐसे गिरता है तो ये पूरा स्टैंड या तो गिर जाएगा या इसका एंगल ख़राब हो जाएगा। तो इसको होल्ड करने के लिए कुछ ज़रूर होना चाहिए। ओके, एक छोटा-सा इश्यू ये आया है। ये देखिए मैंने हार्डली 5 अपने नाइफ़ को पकड़ा होगा और आई थिंक मैं काफ़ी लो एंगल पे कर रहा हूँ, या जितना भी ये एंगल है तो ये यहाँ पे तो एंगल ठीक है और जैसे ही मैं इसके पास आया स्टैंड के पास तो ये घिसने पे स्टैंड पहले घिसने लग गया। तो स्टैंड की थिकनेस यहाँ थोड़ी ज़्यादा है। आपके जो पतले नाइफ़ है अगर वो बहुत ज़्यादा नैरो है तो हो सकता है कि डायमंड बीच-बीच में आपके इसको हिट करेगा। चलिए अब ऐसा करते हैं कि ये सिर्फ़ एक स्टोन का है और ऐसे करते-करते ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इस स्टोन को कवर करता हूँ, नेक्स्ट स्टोन पे शिफ्ट करते हैं, फिर वीडियो शुरू करते हैं। ओके, तो 320 के स्टोन का काम हो चुका है। जिनके पास स्टेनली का नाइफ़ होगा उनको पता है मैं किस लाइनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ग्राइंडिंग की लाइनें होती हैं फैक्ट्री की, तो वो लाइन हमने पूरी स्मूथ कर दी है। 320 के पत्थर का काम यही था। इसका काम बेसिकली प्रोफाइलिंग का होता है, आपको हेवी स्टोक रिमूवल, पूरा शेप वगैरह ठीक करना हो, तो उसके लिए अभी हमने जैसे शेप ठीक करी है, एंगल ठीक करा है, तो उसमें ये काम आया है। सारी लाइनें हट गई हैं दोनों तरफ से। अब इसमें हम 800 नंबर का स्टोन लगाते हैं और इसकी जो ये स्क्रैचेज़ दिख रहे हैं, इनकी फिनिशिंग करते हैं। इसको डेफ़िनेटली होल्ड करने का कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। फाइनली ये 2000 वाली प्लेट। तो देखिए ये इसकी फिनिशिंग आई है। जो फैक्ट्री की लाइनें थी वो सब चली गई हैं। अब 2000 ग्रेड की इतना हल्के स्क्रैचेज़ होते हैं। अगर इससे ज़्यादा आपको मिरर फिनिशिंग चाहिए तो आपको 2000 से ऊपर जाना पड़ेगा। देखिए और 2000 में हल्का-फुल्का शेविंग एज भी मिल जाता है। इसके बाद अगर आप स्ट्रोपिंग करेंगे तो आपको इसमें पूरा हेयर शेविंग एज मिल जाएगा। तो भाई मैंने तो इनको 2-3 घंटे तक बैठ के घिसा, लेकिन यार हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे थे कि इनकी लॉन्ग टर्म लाइफ कैसी है, क्वालिटी कैसी है, आप सालों-साल तक इसे यूज़ करोगे, हैवी 10,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कितना वसूल होएगा? आपको ऐसे 1 घंटे तक बैठ के नहीं घिसना है, आपको बिल्कुल अलग काम करना है। नॉर्मल लाइफ में, डेली लाइफ में आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं, जो आपका मार्कर का निशान है ना, आपको बस उसे गायब करना है। ये देखिए। मार्कर का निशान गायब करना है आपको, फिर ऐसे फ़ील करके देखना है कि बर बन गया है या नहीं। अगर आपको लगता है अभी भी बचा हुआ है, तो एक बार और मार्कर का निशान करके बस इसको गायब करना है। तो
भाई ये तो वो मेहनत थी कि आप 2-3 साल तक इसको शार्पनर को यूज करोगे तो आपके स्टोन्स कैसे चलते हैं, हैवी स्ट्रेस में, हैवी ग्राइंडिंग में क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। तो टेस्टिंग अपनी पूरी हो गई है, आइए अब इनको जूम करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपना 320 का स्टोन है, मार्कर का निशान तो पूरा चला गया। ये सरफेस देख लेते हैं, तो सरफेस इवन है, ज़्यादा कुछ मुझे वेयर एंड टियर नहीं दिख रहा है, कोई डैमेज नहीं दिख रहा है। जो इक्के दुक्के हाई स्पॉट्स थे कहीं कहीं अभी भी मुझे दिख रहे हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, वो मुझे थोड़े मोटे ग्रेन्स, थोड़े हाई स्पॉट्स दिख रहे हैं। बाकी मुझे पहले के मुकाबले थोड़ा कम दिख रहे हैं, या तो ऊपर जो कुछ चिपके होंगे वो निकल गए होंगे हैवी ग्राइंडिंग में और थोड़ा ज़्यादा लेवल हो गया हमारा स्टोन। अब चलिए 800 का स्टोन देख लेते हैं। यहाँ भी निशान मोस्टली मिट चुका है। ये तो मार्कर के इंक के डले हैं जो आप काले काले देख रहे हो। बाकी डायमंड देखें, डायमंड की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, ठीक है। मुझे अभी भी लेवल दिख रहा है, कहीं हाई स्पॉट नहीं है, कहीं कहीं मुझे दिख रहे हैं, लेकिन वेयर एंड टियर हल्का हल्का कहीं कहीं गड्ढे हैं। बाकी एक अंदाजे से बोलो तो मुझे लग रहा है 5% ये यूज़ हुआ है। अच्छा, अब 2000 के स्टोन पे आ जाते हैं और यहाँ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कुछ। देखिए जो हमारा सरफेस है वो तो लेवल है, ठीक है, वेयर एंड टियर कुछ इतना खास नहीं हुआ है, पहले जैसे ही है। लेकिन आप ये लाइनें देख रहे होंगे, ये है जी क्रॉस कंटेमिनेशन। आपने 300 का स्टोन यूज करा, फिर 800 का करा, उसके बाद 2000 का करा, तो बीच में नाइफ को साफ करना जरूरी है। मैं थोड़ा सा केयरलेस हो गया था, तो वो पुराने ग्रिट में से लूज डायमंड निकल के दूसरे स्टोन में टकरा जाते हैं। अब ये देखिए ये लाइनें आ गई हैं, ये 300 या 800 वाले में से मुझे तो लग रहा है 300 वाले का ही कोई लूज डायमंड्स हैं वो टकराए हुए हैं इसमें, या फिर 800 वाले के भी हो सकते हैं, क्योंकि 300 वाला होता तो 800 वाले में भी लाइनें आती। तो क्रॉस कंटेमिनेशन, मेन बात ये है कि आपको क्रॉस कंटेमिनेशन का ध्यान रखना है। स्टोन चेंज करें तो साफ सफाई रखनी है। देखिए रिजल्ट सबसे बढ़िया तब समझ आएंगे जब आप दोनों को साइड बाय साइड देखेंगे। तो मैंने साथ साथ लगा दिए। लेफ्ट में हमारा नया स्टोन है, ओरिजिनल जो पहले की वीडियो थी। राइट साइड में यूज करने के बाद की अब की वीडियो है। लेफ्ट वर्सेज राइट आप खुद से देखिए। 320 का स्टोन है। अच्छा, अब आ जाते हैं 800 नंबर की प्लेट पे। लेफ्ट पे नई प्लेट है, राइट साइड में यूज करने के बाद की। अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है, लेफ्ट साइड में जो मोटे मोटे आपको दाने दिख रहे हैं ये शायद लूज डायमंड है, लेकिन ये राइट साइड में नहीं है। प्लेट साफ है, वियर डाउन नहीं हुआ है, बट प्लेट साफ हो गया, हाई स्पॉट निकल गया। लेकिन बात ये है कि ये हाई स्पॉट के दाने ही निकल के ये देखो हमारी 2000 की प्लेट में टकराए हैं। ये लाइनें 2000 की प्लेट की कंडीशन बहुत अच्छी है, सभी प्लेट्स की कंडीशन अच्छी है। बस नई प्लेट्स में कभी कभार लूज डायमंड्स होते हैं जो क्रॉस कंटेमिनेशन करते हैं, तो प्लेट चेंज करते टाइम आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। अच्छा, तो देखो वीडियो 20 मिनट से ऊपर की होगी। मेरे को लगता है बेसिक बेसिक तो मैंने सारा इसमें कवर कर लिया। आपको इंट्रो दे दिया, कैसे काम करता है, क्या परफॉर्मेंस है, रिजल्ट्स हैं, स्टोन्स वगैरह हमने देख लिया अच्छे से, माइक्रोस्कोप से जूम करके क्वालिटी वगैरह सब आज कवर कर लिया है। तो यार काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए आज के लिए इसको यहीं तक रखते हैं। बाकी इसकी मेंटेनेंस, मॉडिफिकेशन, एडवांस मेथड्स एक दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। आप नीचे कमेंट्स में बताओ आप इसके बारे में और क्या क्या जानना चाहते हो। कोई सवाल हो, कोई सजेशन हो, नीचे कमेंट्स में बताओ, मैं जरूर जवाब दूंगा। और भाई देखो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी अमेजिंग चीजें लाने में यार बहुत मेहनत लगती है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।